आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। 370 जल्दी वहां से हटाओ। ऐसा लग रहा है कपिल सिब्बल यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 370 जो है, क्या ये तो हटा दिया गया था, अब इसको वापस लाने की बारी हो रही है ना। तो कपिल सिब्बल गए हैं भैया, कोर्ट कर गए, वापस लेके आएंगे 370। 5 जजेस की बेंच बैठी है, ठीक है। और इसमें डीवाई चंद्रचूड़ तो है ही है, लेकिन बहुत सारे जो जज हैं सीनियर मोस्ट है, तो आप देखेंगे आगे आने वाले समय में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो देखो यार, इस पे वैसे तो बहुत सारी पिटिशंस हैं, है ना। शाह फैजल की मेन पिटिशन थी, बट बाद में विड्रॉ कर ली। तो एक ये भी हो रहा था कि अरे ऐसे कैसे पिटिशन विड्रॉ कर ली, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। भैया और भी पिटिशंस है, ठीक है, खाली शाह फैजल की उसमें अदर पिटिशंस लिखा हुआ है। तो ये है। तो अभी देखिए, आप वैसे तो समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद मुझे कुछ थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको बता दूं, इतिहास समझने में मैं पहले आपको पूरा बैकग्राउंड समझा देता हूं। कश्मीर को मैंने बहुत ही डीपली स्टडी किया है, और आपको पता है कि पिछले 4-5 सालों से मैं कश्मीर पे लेक्चर्स बना रहा हूं। तो कश्मीर में मेरा पर्सनल मानना यह है, मैं अपना पर्सनल लाइफ दे रहा हूं, कि मैं बहुत ज्यादा 370 का समर्थक नहीं था, है ना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था, आर्टिकल था। तो हम पहले तो थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि आखिरकार ये कहानी कहां से शुरू होती है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि अभी क्या हो रहा है। इतना ज्यादा काहे बवाल हो रहा है। ओके, तो बवाल भैया आपकी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि देखो यार, ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। ये मैंने बनाया था तो सब कह रहे थे सर सेल इसकी निकाला करिए, थोड़ा महंगा था, लेकिन अब फिर से मैंने 300 रुपए का इसको कर दिया है। टोटल 22 लेक्चर्स हैं, एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का। 50 किताबों का मैंने रिव्यू किया है। हर एक लेक्चर में मैंने किताब का रेफरेंस भी डाला है। तो आपको बता दूं कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, रिकॉर्डेड कोर्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। देखो हुआ क्या, कश्मीर का पहले थोड़ा सा इतिहास सुनो भाई। देखो, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, हिमालयन रेंज में आता है। हिमालय खुद ही 4 में डिवाइडेड है ना। ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, ठीक है। तो हिमालय की खूबसूरत, मतलब मैं तो कश्मीर गया था, मैं तो मतलब पहली बार गया था मैं कश्मीर, तो मैं तो स्तब्ध रह गया। मतलब मैंने उससे सुंदर तो अभी तक वाकई में कुछ नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत है। पहलगांव हो गया, चंदनवाड़ी तो अल्टीमेट। लेकिन दोस्तों, यहां पे दिक्कतें 1947 के बाद से बहुत ज्यादा हो गई। क्या कहानी है? कहानी यह है कि हम सबको पता है, जब एंग्लो सिख वॉर हुआ, ठीक है, 1846 में, तो कश्मीर जो है वो डोगराओं के पास आ गया। खरीद लिया यहां पे ब्रिटिशर से, है ना। अब उसके बाद वहां पे वही रूल करते थे। 1925 में महाराजा हरि सिंह जो है वो गद्दी पे आए। अब जब महाराजा हरि सिंह गद्दी पे आए, तो उनका काफी ऑटोक्रेटिक रूल माना जा रहा था। वहां पे फिर शेख अब्दुल्ला आते हैं। शेख अब्दुल्ला अपनी पार्टी बनाते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी सब साथ में होते हैं। 1947, 1946 पे आओ, 1939 में आओ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो इधर अंग्रेज बोल रहे कि आ जाओ गांधी जी, जल्दी से आ जाओ। तो गांधी जी बोलते नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि देखो ब्रिटिश चाहता है, इधर अमेरिका और पूरी दुनिया बोल रही है कि सबको पहले भारतीयों को लेके आओ, वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को लेके आओ, क्योंकि बाद में वापस बुला लिया था। तो गांधी जी बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी का मतलब बहुत एक बार उनका ऑलरेडी उनका पोपट हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो दोबारा वो रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क लेने ही नहीं मेरे को, गांधी जी साफ साफ बोल देते हैं। तो उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। इससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कहता है, क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि हमको आजादी चाहिए, हम क्या चाहते हैं, आजादी। तो आजादी भैया टेबल पे रखो। तो फिर वहां पे जो ब्रिटिशर है वो बोलते देखो आजादी आजादी तो नहीं मिलेगी, हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तुमको। गांधी जी बोलते भाग ऐसे। तो उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। अब उसके बाद 4 साल तक, ठीक है, ये जद्दोजहद रहती है कि भारत को आजादी मिल जाए, जिसमें कश्मीर भी होता है। लेकिन इधर मुस्लिम लीग भी तो खड़ी है, तो एक डेडलॉक सा क्रिएट हो जाता है। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि ऐसा है कि हमको भी एक छोटा सा पाकिस्तान दे दो। अजीब बात यह है कि 1930 के दशक में आप मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए, गजब के डिप्लोमेट, बहुत बहुत बड़े पॉलिटिक्स, मतलब समझ लो कि उनसे ज्यादा तो वो मौके पे चौका मारा। वो आप समझिए कि उनको कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से, उनको कोई लेना देना नहीं मुस्लिम से। ही वॉज अ टोटली इंग्लिश मैन, ठीक है। लेकिन मौके पे, क्योंकि वो भाई चले गए थे इंग्लैंड कि भैया मैं वही बैरिस्टर, अब यार तुम लोग देख लो अपना। लेकिन बाद में उनको जबरदस्ती लाया जाता है। फिर जब उनको लगा कि हाँ यार यहां पे मौके पे छक्का मारा जा सकता है, तब वो इसमें कूद गए, है ना। एनीवे, वो एक अलग ही कहानी है।
तो आप ये समझो कि 1942 से लेकर और 1946 तक जद्दोजहद ये चलती है कि मुस्लिम लीग, ब्रिटिश और कांग्रेस, इन तीनों के डेडलॉक को सुलझाया जा सके। कश्मीर अभी भी कोई टेंशन नहीं कश्मीर में। अब यहां पे 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके तहत कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूं मैं यहां पे एक स्लाइड जो है वो ले लेता हूं। ओके, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब यहां पे क्या है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाती है। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती है ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप पूरे लेक्चर में जब हम ये इशू को डिस्कस करेंगे ना तो इसका बहुत ज्यादा नाम आएगा। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है भाई? कंस्टिट्यूएंट असेंबली आपका संविधान बनाने के लिए, देखिए जो आपका देश है वो कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगा। तो भाई संविधान बनाने की सभा यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में आ जाती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लगभग आप समझिए कि 389 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 296 ब्रिटिश की सीट्स होती हैं, 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स होती हैं। तो मस्त इलेक्शन, बाद में फिर इधर कैबिनेट मिशन प्लान और इन सबसे खफा हो गए क्योंकि कोई डेडलॉक, क्योंकि इनको पाकिस्तान तो मिलता नहीं है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो 16 अगस्त को कह देते हैं कि चलो भैया अब होगा बवाल, मारो सबको। तो डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है, इधर पाकिस्तान इनको मिल जाता है। माउंटबेटन प्लान में भारत आजाद हो गया और पाकिस्तान अलग चला गया। अब देखो यहां पे है कश्मीर, ओके, और यहां पे है भारत। 565 रियासतें, 11 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया की है, 66%, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था वो 66% था, प्रिंसली स्टेट 1/3 थी, तो 66% ऑटोमेटिकली इंडिया के पास आ जाता है। लेकिन इसमें 565 रियासतें जो हैं वो क्या करती है, उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप पाकिस्तान चले जाओ या भारत आ जाओ या फिर आजाद हो जाओ। तो अब इसमें मैक्सिमम भारत आ जाती है, लेकिन 4 जो है, एक हैदराबाद। अब हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया, ठीक है। हैदराबाद, भाई देखो हैदराबाद, आज का हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ पार्ट इतना बड़ा था। तो हैदराबाद में प्रॉब्लम यह थी कि हैदराबाद ये कह रहा था कि भाई उनके निजाम करते हम जाएंगे किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो वल्लभ भाई पटेल ने बोला, अच्छा वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल है? वल्लभ भाई पटेल ये बोल रहे हैं कि एक बार बस आ जाने दो, मतलब माउंटबेटन प्लान वाले छोड़ो, तुम जवाहर तुम उनको छोड़ो, एक बार बस ये भारत में आ जाए, भाई ठोक पीट के सबको सीधा कर देंगे। तो कैरेट और स्टिक की पॉलिसी थी कि पहले वो गाजर देते थे, बाद में अगर मारते थे फिर डंडे ही डंडे। तो इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद में यह हुआ कि हैदराबाद में पाकिस्तान की तरफ उनका बड़ा झुकाव, लाखों रुपए देने भैया पाकिस्तान को। तो यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला इधर आओ, बैठो जरा बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारा? हमने तुमको 1 साल सोचने का टाइम दिया है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और तुम तो यार उनकी गोद में जाके बैठ गए। अच्छा अभी रुको, आर्मी गई, 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारा हो गया, भागे सब रजाकार से जितने भी थे। जूनागढ़ भी एक था। अब जूनागढ़ में 99% जो जनता थी वो हिंदू थी, लेकिन उनका जो भैया महावत खान वो बड़ा फेमस थे, जानवर से बड़ा, एक बार उन्होंने कुत्तों की शादी करवाई तो पूरे राज्य में उन्होंने हॉलीडे, तो वो भाग गए। फिर वहां पे रेफरेंडम करवा लिया, घेर लिया पूरी तरीके से जूनागढ़ को, महावत खान पाकिस्तान भाग गए और उसके बाद फिर उनकी खेल खत्म हो गया, है ना। तो जूनागढ़ भी भारत में आ गया। फिर उसके बाद त्रावणकोर भी एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो ये कह रहा था कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, बट एक बार उनके नवाब पे हमला हो गया, उनके राजा पे, और उसके बाद फिर खेल खत्म, वो भी आ गए। लेकिन फिर कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा। अब कश्मीर का क्या हो? तो कश्मीर की अगर बात करते हैं तो यहां पे जो राजा हरि सिंह हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम रहेंगे आजाद, हम ना भारत के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कोई बात नहीं। उन समय एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता था, मतलब जब भी आप भारत में आएंगे तो आपको यह साइन करना पड़ता था, मतलब आप हमारे साथ मिल गए हो। तो ठीक है, 1947 में हम आजाद हुए, बोला कोई बात नहीं, ले लो सोचने का टाइम, है ना। अब इधर वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी मेनन साहब लगातार मना रहे हैं राजा हरि सिंह को, लेकिन वो मान नहीं रहे। उधर पाकिस्तानियों का सब्र जवाब दे गया और यहां पे कर दिया हमला इन्होंने। अब जब इन्होंने हमला किया अक्टूबर 1947 में, 26 अक्टूबर को, तो ये इधर पूरा का पूरा कश्मीर, आधा श्रीनगर तक आ गए थे ये। तब फाइनली जाके 26 अक्टूबर को हमारी सेना गई और कश्मीर जितने भी पाकिस्तानी थे उनको पीछे ढकेलना शुरू किया। इसमें बहुत सारे कबायली भी थे। तो फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए। और जितना कश्मीर पाकिस्तान के पास था वो आज पीओके है, क्योंकि मामला जो है वो अटक गया है कहां पे? यूनाइटेड नेशन में अभी तक अटका हुआ है, रेजोल्यूशन 47, ठीक है। और भारत के पास जितना कश्मीर था वो आज हमारे पास, वैसे पूरा पीओके ही हमारा, मतलब सभी हमारा है, ये हिसाब किताब हुआ। अब उसके बाद भाई देखो कंस्टिट्यूएंट असेंबली पे वापस आओ, कश्मीर आप समझ गए, ठीक है। कश्मीर की क्या स्थिति है इस समय? जितना हमारे पास उतना तो हमारे पास कश्मीर है ही है। तो यहां पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए बनाई गई।
हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके रेडी हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है एक्टिव हो गया। अब यहां पे सारे राज्यों को 4 पार्ट में बांटा था, बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाके सब सारे राज्यों को ऑर्गेनाइज कर दिया। कश्मीर का क्या करें? कश्मीर में प्रॉब्लम यह थी कि वहां के लोगों के लिए, क्योंकि कश्मीर मुद्दा है यूनाइटेड नेशन में, एक तो ये दिक्कत, दूसरा ये प्रॉब्लम कि भाई कश्मीर का करें क्योंकि वहां के अब जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के अच्छे रिश्ते थे, तो यहां पे मौके की नजाकत तो समझते हुए कश्मीर में भी 1991 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, ठीक है, और ये 7 साल तक रहती है, 1957 तक। अब इसमें कश्मीर का संविधान, जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान बनाया जाता है, जिसमें यह था कि खाली डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स जो है वो खाली भारत के पास रहेगा। लेकिन याद रखिए, इसमें क्लॉज 1 जो है वो साफ साफ कहता है, जो संविधान का क्लॉज 1 है वो साफ साफ ये कहता है कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन बाकी के जो आर्टिकल हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भारत के संविधान का आर्टिकल 370 है। अब 370 में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, इधर कश्मीर का संविधान है। अब कश्मीर का जो संविधान है उसमें कश्मीर कैसे गवर्न होगा उसके बारे में बातें लिखी गई हैं। इधर भारत का जो आर्टिकल 370 है वो ये कहता है कि भाई कश्मीर ये हमारे पास रहेंगे, ये सारे के सारे मैटर्स, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत के बहुत सारे आर्टिकल्स कश्मीर में लागू नहीं होंगे। ओके ओके, फेयर इनफ। अब ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सारी चीजें की है। 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 35A आ जाता है। अब ये 35A है, अब इसमें ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से निकाला जाता है, इसमें कश्मीर के लोगों को और स्वायत्तता दी जाती है। जैसे कि देखिए, भले ही कश्मीर, अब यहां पे जो कश्मीर के लोग हैं, जैसे अब कश्मीर अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो कश्मीरियों को आप प्रेफरेंस देंगे, बाहर के लोग नहीं। अगर सिद्धांत अग्निहोत्री कश्मीर में रह रहे हैं और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे हायर एजुकेशन या मुझे वहां पे जॉब मिल जाए तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके संविधान में लिखा है। और ये संविधान किसने बनाया है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि कश्मीर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, वहां पर बैठी थी, ठीक है। ओके, तो और 1957 में ये बन के तैयार हो गए तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली हो गई खत्म, राइट। दूसरा यहां पे ये पॉइंट है, मतलब 35A में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, जो बेसिकली कश्मीरियों को फेवर कर लेती कि मैं वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, एक कश्मीरी गैर कश्मीरी से शादी नहीं कर सकती, अगर लड़की शादी करती है तो सब कुछ अपना खो देगी, लड़का शादी करता है तो कोई बात नहीं, तो काफी डिस्क्रिमिनेटरी भी था एक तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली हो जाती है खत्म, दैट्स इट, तो यहां पे 370 लागू हो जाता है, 35A लागू हो जाता है और कश्मीर अपने आप से गवर्न होने लगता है। अब बेटा आता है यहां पे 2019 370 चल रहा है। 2019 5 अगस्त सरकार कहती है 370 हटाओ, हटा देती है 370 हटा दिया। कश्मीर अब एक राज्य नहीं। देखिए 370 हटाने का मतलब क्या है, आप एक चीज समझिएगा, टेक्निकली 370 हटा नहीं है, वो तो है, 370 के सारे क्लॉज हटा दिए हैं एक्सेप्ट क्लॉज 1। क्लॉज 1 ये कहता है कि जो कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट रहेगा, इसको छोड़ के सब अमेंड कर दिया है। 370 तो वही है, लेकिन 370 हटने का मतलब ये है, एब्रोगेशन का मतलब ये है कि जो क्लॉज थे ना, अच्छा 35 ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था, हटा दिया गया उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, ठीक है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज 3, अब ये क्या है, ये कहता है कि भाई देखो, अगर 370 को तुमको कभी हटाना हो, 370 को कभी मान लो तुमको फ्यूचर में हटाने का मन करे, तो दोबारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बुलाओ। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही उसको हटा सकती है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो रही ही नहीं, तो इसका मतलब 370 रहेगा नहीं। लेकिन अब सरकार ने ये यूज किया, देखो 5 अगस्त को कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बिहाफ पे कौन है? गवर्नर और पार्लियामेंट, तो इन दोनों ने यूज किया और 370 का खेल खत्म। यह हिसाब किताब है। अब कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, आपको पता ही है, जिसमें कश्मीर पूरा केंद्र के पास है, कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है जिसमें असेंबली होगी, और लेह लद्दाख जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी है। ये दो चीजें चल रही हैं। अब बहुत सारी पिटीशंस आती हैं, ठीक है, इधर पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी, तो बहुत सारी पिटीशंस आती हैं जिसमें यह बोला जाता है कि साहब कश्मीर जो है उसमें 370 लेके जाइए, क्योंकि ये गैर संवैधानिक तरीके से इसको हटाया गया है। तो अभी इन्हीं पिटीशंस की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इन्हीं की सुनवाई कर रहा है कि क्या 370 को हमको वापस लाना चाहिए। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे से इतिहास समझा दिया, बढ़िया तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम इस न्यूज पे आते हैं।
तो ये मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा, बाकी जो कपिल सिब्बल ने बोला है मैं नहीं चाहूंगा अपनी तरफ से मैं कुछ भी बोलूं, ठीक है भाई, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। 1 मिनट जरूर, बस 1 मिनट। ओके ठीक है, हाँ तो मैं कहां था, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग जो है वो शुरू की, जिसमें 5, अभी बहुत बड़ी हियरिंग है। कहां गया भैया मेरा पेन, हाँ ये रहा। तो अब देखो वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। तो कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे हैं, बाकी जजेस हैं, बाकी उनकी तरफ से भी वकील हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो कि ये जो एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, ये कैसे असंवैधानिक है, पहले कपिल सिब्बल हमको ये समझाए। तो कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वाई 370 इज कॉमनली रिफर्ड टू एज टेम्परेरी प्रोविजन। ये तो टेम्परेरी प्रोविजन था भाई, और इसको हटाने के लिए आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 1950, जो मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने पहले इतिहास बता दिया। जम्मू एंड कश्मीर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1951 में बनाई गई और 1957 में जो संविधान है जम्मू एंड कश्मीर का बनकर तैयार हो गया। Yet आर्टिकल 370 क्लॉज 3 मेक्स अ रेफरेंस टू दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट। मैंने क्या बताया, क्लॉज 3 यही कहता है ना कि अगर आपको कश्मीर बदलना है, 370 हटाना है, मतलब वही इसको इसमें चेंजेस करने हैं, तो आपको दोबारा से कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनानी पड़ेगी। तो यहां पे ये चीज बोली गई है। Clause 3 provided that any changes in the relationship between the state of Jammu and Kashmir and the Indian Union could only be brought about on recommendation of the Constituent Assembly। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसी का ही तो रेफरेंस दिया जा रहा था। 2019 में यही बोला जा रहा था कि तो मनमानी कर लिया पे केंद्र ने, कोई संवैधानिक सभा। अब केंद्र बता रहे थे भाई अभी कहां से संवैधानिक सभा, हमारा संविधान बनकर तैयार है, सबका संविधान बनकर तैयार है। तो अब जो संविधान की पावर है, संवैधानिक मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो पावर है, वो पावर अब गवर्नर के पास रहेगी और वो पावर पार्लियामेंट के पास रहेगी, क्योंकि हम ही तो वहां पे काम करेंगे और कौन काम करेगा। अरे नहीं नहीं, जो लिखा है उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो पूरा मामला इसी पे ही है, और आपको पता ही है कि हमारा देश संविधान से चलता है। तो कंस्टिट्यूएंट ये है 1957 को क्रिएट किया गया। इसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली कभी बैठी ही नहीं। तो कपिल सिब्बल ये बोल रहे हैं कि भाई 7 साल का पीरियड था, 7 years पीरियड ड्यूरिंग विच कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन पावर टू रिकमेंड एनी चेंजेस टू द आर्टिकल 370। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द टेम्पररी, कि 7 साल तक भाई इनके पास पूरी पावर थी कि ये चेंजेस कर सकते हैं। और ये पावर इसीलिए दी गई ताकि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने फ्यूचर को खुद से डिसाइड कर सके, वो क्या चाहते हैं, ना कि कोई सरकार डिसाइड करे, है ना। इसीलिए टेम्परेरी रखा गया, परमानेंट नहीं रखा गया। कि कल को मान लो कि अगर कोई जैसे भाई जो फ्यूचर में चाहते कि कुछ बदले, यहां पे लोग चाहते हैं कि कुछ बदले, तो उस हिसाब से हो जाए टेम्परेरी, मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए परमानेंट इसको जो है वो नहीं रखा गया, लेकिन अब आपने इसको परमानेंट कर दिया जो चेंजेस है। तो once the constituent assembly created the constitution for the state and then ceased to exist after its tenure, the article became a permanent feature of the constitution। तो जैसे ही ये खत्म होती है तब आर्टिकल जो है ये परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। यानी कि उसके बाद तो क्योंकि देखिए बात वही है ना, यहां पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है कि क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है, क्या ब्लैंकेट पावर है, यहां पे कोर्ट बोल रहा है, ठीक है, सॉरी कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि भाई देखो, जब तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी तब तक टेम्परेरी, लेकिन एक बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म तो हो गया परमानेंट। कहने का मतलब यही है कि अगर ये परमानेंट है तो आप इसको हटा नहीं सकते। कैसे सरकार ने हटा दिया। दूसरा पॉइंट, संवैधानिक सभा को लेके आओ ना, फिर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली ले उनके पास पावर है, आपने उन्हीं के पावर को ओवरराइड कर दिया। दिस वाज द पार्ट ऑफ द कपिल सिब्बल आर्गुमेंट इन द पार्लियामेंट कुड नॉट हैव एब्रोगेटेड 370 आफ्टर 357, कि पार्लियामेंट जो है इसको एब्रोगेट नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स could not have sought to the recommendation of the constituent assembly once it ceased to exist। लेकिन बात वही है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो है, ये तो बहुत ही जबरदस्त दिमाग लगाया यहां पे जो भी बैठा था कि भाई ऐसा है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं, तो उसके इक्वल जिसकी पावर है वही इस समय राजा है, और वो है गवर्नर। तो सत्यपाल मलिक उस समय गवर्नर थे, उन्होंने काम कर दिया यहां पे, ठीक है।
तो यही चीज है। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि फिर ये 1957 में आर्टिकल 370 कैसे काम कर रहा है अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सीज टू एग्जिस्ट, यही चीज है। और क्या ये सब्सटैंटिव पार्ट है आर्टिकल 370 का, वी गिव पावर टू द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई दैट प्रोविजन सीज टू ऑपरेट, वुड स्टिल रिमेन। अब इसमें सिंपल ने यही बोला कि देखिए प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट पावर टू इश्यू सच अ नोटिफिकेशन कुड ओनली बी वैलिड व्हेन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेड, कि प्रेसिडेंट की पावर तभी तो एग्जिस्ट करेगी ना जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट करेगी। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, कहने का मतलब यही है कि ये आर्टिकल 370 के साथ खेल सके। अभी भी सुनवाई चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई है, सुनवाई अभी चल रही है, उसकी लाइव अपडेट आप देख ही रहे होंगे। सुनवाई शुरू हो चुकी है, आप ये समझिए, ठीक है। पेटिशनर क्या कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फार्मूला, इट वाज एग्रीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि कोलैबोरेटिव मतलब हम और सरकार, मतलब केंद्र सरकार और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ये साथ जो है आर्टिकल 370 के साथ इसको खत्म कर दिया गया है। यहां पे मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए तो मैं आपको और इसमें बता देता हूं कि कपिल सिब्बल ने क्या बोला है। तो कपिल सिब्बल ने यही बोला है कि भाई देखो यहां पे जो लोगों की विल है, कैन द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बी केज्ड। आप यहां पे लोगों की, जो लोग बोलना चाह रहे हैं उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। लोगों को जो कहना है, यहां पे केंद्र ने अपने ही हिसाब से एक तरफा डिसीजन लेके 370 को हटा दिया, लेकिन यहां पे तो लोगों की सुनी ही नहीं गई है। फिर बोला कि जम्मू एंड कश्मीर एक एक्सेप्शन था, यह भी आपको समझना होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आया। तो यही है कि यही कहां पे संविधान में लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो 370 को हटा सकता है। तो वही फिर BR गवई ने बोला, जस्टिस BR गवई, तो क्या आप ये टेम्पररी प्रोविजन है, आप हमको बताइए। तो वही बोला कि जब इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, आर्टिकल 370 वाज देयर व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, यानी कि आर्टिकल 370 तो था ही था, इसमें क्लॉज ऐड करके हमने कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन लगाए हैं, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट कन्वीन्ड अंटिल December 1951। तो 1951 तक, मतलब उससे पहले तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली आई नहीं थी। इट वॉज देन लेफ्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू देयर कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड इफ आर्टिकल 370 ought to be abrogated एट ऑल। यानी कि भाई उसके बाद जैसे 370 आया, ठीक है, फिर हमने संवैधानिक सभा बना दी कश्मीर की। अब उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और लोगों ने डिसाइड किया। उस समय टेम्पररी था, लेकिन 370 के बाद, उस समय 370 को हटा भी सकते थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, लेकिन नहीं हटाया, यानी कि लोग चाहते थे कि 370 जो है वो रहे। और फिर ये कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप था एक तरीके से भारत और यहां पे क्या कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसीलिए 370 जो है उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, ये बोला है। देखिए अब डेफिनेटली इस पे भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, सिंपल सी बात है, बट मेरा पर्सनल मानना यह है कि आर्टिकल 370 की वजह से बहुत दिक्कतें थी। कश्मीर में आप देख ही सकते हैं मिलिटेंसी रही है, और पाकिस्तान का भी बहुत बाहर से हाथ होता था, ठीक है। अभी जैसे मैं गया कश्मीर में, तो अब मैंने देखा टूरिज्म बहुत आ रहा है। टूरिज्म के आने से वहां पे लोग खुश हैं, मेरी काफी बात भी हुई कि लोगों को पैसा मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, वरना मैक्सिमम कश्मीर बंद ही रहता था, वहां पे डर का माहौल था। कश्मीर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगा। आप इसको जर्मनी से देखिए, ठीक है, कई बार कुछ डिसीजन बहुत कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में वो अच्छे ही लगते हैं। अभी कश्मीर खुला हुआ है, हर कोई वहां पे आ रहा है। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि 370 एब्रोगेट किया, जो कि ठीक था, क्योंकि मैं जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तब से मैं इस बहुत फेवर में नहीं था। एक तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी भी है आर्टिकल 35A, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी भी है, बट ऑन द अदर एंड ये भी है कि भाई एक ब्रिज था, एक पुल था। लेकिन देखिए अब उस समय तो ये बातें बहुत की जा रही थी, बट अगर अभी आप देखो तो भाई कोई टेंशन नहीं है ना। ब्रिज और पुल अभी भी एग्जिस्ट, अब और अच्छा हो गया है। 370 जैसे आप कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को अब अपना तो बनाओ, भाई तो इसीलिए ही तो ये हटाया है। मतलब अगर पूरे भारत में अगर ऐसे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है, बट वहां पे जरूरी है ना, कश्मीर में इतना जरूरी नहीं था। क्योंकि भाई मैंने बताया ना, कश्मीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत का, और वहां के लोग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, है ना। जब भी होता है तो कश्मीरी दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। जब भी बात आते भारत के पास ही आएंगे, हमेशा भारत के साथ ही है, भारत के ही नागरिक हैं। तो आप ये समझो कि भारत के हैं, भारत के नागरिक हैं, तो इस प्रोविजन का मतलब ही क्या है? इस प्रोविजन का ही ये मतलब है कि आप उनको एक तरीके से अलग कर रहे हो, है ना। तो ये है, और यहां पे ठीक है, जो है सो है। अभी चीजें बहुत बेटर है वहां पे, है ना। मतलब एक तो मिलिटेंसी तो थोड़ी बहुत तो वहां पे हमेशा ही रहेगी। अभी जैसे बताया कि जुलाई में 21 जो हैं उनका काउंटर किया, जो 21 मिलिटेंट्स हैं,
अभी फिर हमने एक और खबर देखी कि एक जो जवान है उसको गायब कर दिया। तो मिलिटेंसी है, बट मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना। G20 हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारी गल्फ कंट्रीज हो गई, वो कश्मीर में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और साथ ही साथ टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जहाँ के अल्टीमेटली वहाँ पे लोग खुश हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी उनसे बात की कि कम से कम चलो पैसा आ रहा है, लोग खुश हैं, और बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर। अब भाई 1980s में, 1990s में, इनफैक्ट 2000 में भी, 2010 के बाद भी थोड़ा सा एक रहता था कि कश्मीर जाए ना जाए, वहाँ पे आतंकवाद है, अनस्टेबिलिटी है, बट वो अब देखने को नहीं मिलता। रिकॉर्ड टूरिज्म आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने कई बार डिस्कस भी की हुई हैं। फिलहाल ये 370 पे लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमारे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।